मुकाबला हमें चीन जैसे मुल्क का करना है। हालांकि चीन भी अभी बुरी तरह से त्रस्त है इस त्रासदी की वजह से, लेकिन चीन ने हमेशा स्मार्ट बिजनेस अपनाया। चाहे वो हिंदुस्तान में ही मनाने वाली दिवाली हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसको ये समझ में आया कि मुझे इस दाम पर कम क्वालिटी की ही चीज बनानी है, उसने मार्केट को, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को पूरी तरह से हब बनकर कब्जा कर लिया। हमें स्मार्ट बिजनेस की तरफ बढ़ना पड़ेगा और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे हम उतने क्रिएटिव, इनोवेटिव और साथ ही स्मार्ट बिजनेस कर पाए। इस पर क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये रोड मैप कैसे हो पाएगा? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आज कोरोना की लड़ाई लड़ते समय जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन हुई है वो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है हमारे लिए। अभी देखिए, जापान के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जापान के जो भी नागरिकों की इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री जापान चीन में है, वो अगर आउट ऑफ चीन निकलना चाहते तो उनके लिए उन्होंने बड़ा पैकेज जाहिर किया है। अब अमेरिका, जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस और दुनिया के देश चाइना से डील नहीं करना चाहते। और दूसरी जो आप जो कह रही ना अंजना जी, ये दिवाली के वगैरह आइटम छोड़ दो, ये कोई बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं होता। जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसके जो बल्क ड्रग थे, जो बेसिक रॉ मटेरियल है हमारे इसका फार्मास्यूटिकल का, ये पूरा चाइना से आना शुरू हुआ और हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई। तो अभी हमने क्या किया है कि चाइना के बेसिक ड्रग के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है और अभी हमने इसके लिए स्पेशल नीति बनाई है कि हमारे यहाँ जो बल्क ड्रग बनाएंगे उनके लिए स्पेशल कंसेशन ऑफर की है। तो नेचुरली हमारे यहाँ ये एक्स्टैब्लिश हो जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिसमें अभी हम लोगों ने निर्णय किए कि जैसे अभी उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ जिसमें आपका सहयोग लगेगा। आप कागज दिखा रही है या शायद सूत है। अभी देखो, हमारे देश में 40,000 करोड़ की न्यूज प्रिंट इंपोर्ट होती है, 40,000 करोड़ का पल्प इंपोर्ट होता है और करीब हमारे देश में फर्नीचर के लिए 60,000 करोड़ की लकड़ी इंपोर्ट होती है। हमारे यहाँ वेस्टलैंड पड़ी है। हम लोग हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, बाद में हमारी इंडस्ट्री लगाओ, इतना मेंटेन करो। आज हम सैटेलाइट से कंट्रोल कर सकते कि हमारा ग्रीन एरिया कितना है। अगर इतना बड़ा है तो इतना काटने के लिए परमिशन देंगे। तो ये हमारे लिए बाम्बू की इकोनॉमी बन सकती है। चाइना में बाम्बू ने 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो धीरे धीरे हमने सब सेक्टर में, जैसे एग्रो एमएसएमई, फिशिंग, अलग प्रकार के बनाए, क्लासिफिकेशन किया है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे और जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर ज्यादा ड्यूटी लगाएंगे और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करके हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे। यही इसका सूत्र है और इससे ही स्वावलंबी, समृद्ध, संपन्न और एक स्वदेशी तंत्र विज्ञान भी होगा और जो हमारे पास नहीं हुआ वो टेक्नोलॉजी भी हम स्वीकार करेंगे और उसके आधार पर हम जाएंगे। यही तो बात हमने डिफेंस में की है कि अभी देखो, हमारे यहाँ जैसे राफेल बनेगा, पहले हमारे यहाँ बनेगा और देखो, मेरी बात आप लिख के रखना, जैसे मारुति आई थी तो उस समय मैं छोटा था, पर हमारे लोगों ने उस समय, हमारे पार्टी के लोगों ने मारुति, सुजुकी का विरोध किया था। आज हमारी सुजुकी पहली बार आई और देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 4.5 लाख करोड़ की हुई, 1,45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। अब हम स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं और मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूं कि 5 साल के अंदर मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल हो, बायोफ्यूल की हो, कुछ भी हो, मर्सिडीज से लेकर बीएमडब्ल्यू से लेकर हुंडई तक, पूरे वर्ल्ड के ऑटोमोबाइल, ट्रक, ट्रांसपोर्ट वाले, मशीनरी वाले सब लोग हिंदुस्तान में आएंगे और हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, एक्सपोर्ट होगा। अभी हमारे बीपीटी पे आप जाएंगे मुंबई तो 3.5 लाख यूनिट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर एम्बेसडर और फियाट के साथ किसी को नहीं आने देते, हमारे चेन्नई से 6 लाख हमारे ट्रक, ट्रैक्टर और ट्रक अशोक लेलैंड एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सब लोग, हमारा टाटा करता है, महिंद्रा करने लगा है। तो अब धीरे धीरे निश्चित रूप से इसके इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट मिलेंगे क्योंकि हमने इसको ओपन किया, हम करने नहीं देते। आपको याद है पुराने समय में महिंद्रा को जीप कितनी बनानी थी, वो कितना नंबर है उसका लाइसेंस लेना पड़ता था और केवल जीप, एम्बेसडर और फिएट 3 ही ब्रांड थे। जैसे टेक्नोलॉजी ओपन हुई, नई टेक्नोलॉजी आई, नए लोग आए, ऑटोमोबाइल सेक्टर बदल गया। तो ये उसी प्रकार से सब सेक्टर में रिफॉर्म करके हमारे देश में रोजगार का निर्माण हो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें थिंकिंग है कि जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा ट्राइबल, एग्रीकल्चर और रूरल एरिया है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, उन लोगों का विचार करके प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा पैकेज और नीतियां दी हुई है
इसका इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट मिलना शुरू होगा और निश्चित रूप से फायदा होगा।